हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने कल आप लोगों के साथ सीडीबी के 40 क्वेश्चन डिस्कस करे थे और अब हम आते हैं 35 क्वेश्चन जो आप लोगों के जीके के आएंगे। उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं 41 से लेके 75 तक का हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। 40 तक का कल के पार्ट 1 में डिस्कस हो चुका है, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। ठीक हो गया, यानी कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और इस स्थल की खोज करी थी 1968 में। और इस स्थल की खोज करी थी जगतपति जोशी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन हो गए, मोती और सोना और तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि मतलब आदि चीज़ें पाई गई हैं। और जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है और इस प्रतिष्ठा सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है, ठीक है, जो ये धौलावीरा है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था या थी। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि औरंगजेब इसका आंसर है। मामलुक साम्राज्य जो 1206 से 1290 तक चला था। तो 1236 में इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद कमजोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में बनी रही इल्तुतमिश के बाद। तो 1236 में इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया दिल्ली की, वो सुल्तान बनी थी और जो 1240 तक बनी रही। और ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन जीके में पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान। और ये कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसका जन्म कब हुआ था? 1205 में हुआ था। और रजिया बहुत ही बुद्धिमान थी और एक श्रेष्ठ प्रशासक और बहादुर योद्धा थी। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 में समन्वय धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म, यानी कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। ठीक हो गया, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अकबर। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। 1582 यानी कि 1582 में अकबर ने क्या करी थी? इसकी शुरुआत की थी और इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। ठीक हो गया, दीन इलाही को हम क्या बोलते थे? तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। और इसका प्रधान होता था वो पुरोहित अब्दुल फजल था। जो इसका प्रधान था वो कौन था? पुरोहित अब्दुल फजल था। और हिंदू राजाओं में इसे बीरबल ने स्वीकार किया। यह शांति और सहिष्णुता की नीति का समर्थन करता था। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम 44, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रखा है कि 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। तो बताइए पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित करी गई थी। तो 44 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता इसका आंसर है। यानी कि भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन ये मिल सफल नहीं हो सकी थी। इसके बाद वर्ष 1854, ठीक हो गया, 1854 में आधुनिक सूती कपड़ा मिल का सफल कारखाना कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में खोला गया था। 1854 में कहाँ खोला गया था? मुंबई में इसका कारखाना खोला गया। और इसके बाद से भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया था। ठीक हो गया। तो अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 45 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1882 यानी कि 1822। ठीक हो गया, 45 का आंसर। तो हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में किसने करी थी? लॉर्ड रिपन ने करी थी। मैंने पहले के क्वेश्चन में भी इससे डिस्कस किया हुआ है।
ठीक हो गया। और कब करी गई थी? 1882 में। और चार्ल्स वुड के घोषणा के पत्र के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक हो गया। और इस आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? 8। यानी कि हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? 8 थे। ये आप लोग ध्यान पर रखना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो बताइए। 46 का आंसर है आप लोगों का किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए। तो अब देखिए, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस की क्रांति में किया गया था। अब आयरलैंड में क्या होता है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आदि आयरलैंड में। और ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची आदि। और ब्रिटेन में हुआ था संस्थात्मक शासन प्रणाली और विधि का शासन। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो अब इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 यानी कि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में, अगर जब भारत के राष्ट्रपति ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। ठीक हो गया। तो अब आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है कि निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? तो 48 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सबसे लंबे समय तक, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप लोगों को पता होगा। और ये स्वतंत्रता से पहले, एक स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभा रखी है। और ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर आसीन रहने वाले प्रधानमंत्री है। और इन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक का भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया है। यानी कि देखो, 1947 से लेके जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त, उस दिन से लेके 27 मई 1964, ठीक हो गया, 1964 तक का इन्होंने क्या कर रखा है? भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर को इनका जन्म होता है। उस दिन हम लोग बाल दिवस के रूप में भी इनका बर्थडे मनाते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा 2 बार बन चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जो गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर रहे। और प्रथम बार कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। ठीक हो गया। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे 1964 तक का। उनकी मृत्यु के बाद ये दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, यानी कि पहला ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बने और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। जिनकी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी? 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान पे रखना। इनकी मृत्यु के बाद एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में, ठीक हो गया, पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। जो सबसे अधिक उम्र में पद से इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और राजीव गांधी कौन थे? वो सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग ध्यान में रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 50। अब 50 में क्या है? भारत के उप प्रधानमंत्री, ठीक हो गया, जो 1977 से 1979 तक थे। बताइए वो कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगजीवन राम। ठीक हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इनका कार्यकाल कितना था? 1977 से 1979 तक। अब इस पे और भी दे रखे हैं, JB कृपलानी, JC शाह, मोरारजी देसाई। अब देखो, मोरारजी देसाई का कार्यकाल कितने तक का था? मोरारजी देसाई का कार्यकाल था 1967 से लेके 69 तक का। ठीक हो गया। और उसके बाद है JC शाह।
जेसी सा का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, और जेबी कृपलानी का आप लोग बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगी। मुझे अभी मोरारजी देसाई का ही कार्यकाल का भी पता है। तो अब चलते हैं हम डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। यानी कि यहाँ से अब ज्योग्राफी आप लोगों का भूगोल आ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं 51 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बुध ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक हो गया। बुध सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक कक्षीय गति करने वाला ग्रह है, जो लगभग 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में पूरी कर लेता है ये। ठीक हो गया। 88 दिन में पूरी कर लेता है, और इसका क्रोड लोहे का बना होता है तथा अधिक ताप और कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं मिलता है। और हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, और यह सूर्य का सबसे नज़दीक का भी ग्रह है, ये भी ध्यान पे रखना। और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बुध ग्रह का विशिष्ट गुण क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र का होना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है, वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्तरीकरण हो सकता है। तो अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में तरित यानी कि लाइटिंग। ठीक हो गया। लाइटिंग के द्वारा नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो जाता है। अब आप लोगों को पता होगा वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है। लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। और वर्षा ऋतु या अन्य सामान्य दिनों में विद्युत विसर्जन यानी कि जब लाइटिंग तड़ित होती है, बिजली चमकती है, उसकी क्रिया होने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 भी बनाते हैं। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही फॉर्मूला है NO2। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुल के नाइट्रिक अम्ल भी बनाता है HNO3। ठीक हो गया। और फिर नाइट्रस अम्ल HNO2 भी बनाता है, तो परिवर्तित हो जाता है और वर्षा जल के साथ मिट्टी में उपस्थित चूना या अन्य क्षारीय पदार्थों से संयोग करके यह पौधों के लिए उपजाऊ नाइट्रेट या नाइट्राइट बन जाता है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो बताइए 53 का आंसर। 53 का आपका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक हो गया। यानी कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के कहाँ है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि महाराष्ट्र में पश्चिम घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का सह्याद्री। ठीक हो गया। यानी कि महाराष्ट्र में पश्चिम घाटों को स्थानीय रूप से सह्याद्री नाम से जाना जाता है। और जो ये पहाड़ी श्रृंखला कितनी होती है, 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर लंबी होती है। ठीक हो गया। जो जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र भी, ये जो मतलब जैव विविधता होती है जहाँ, उसका समृद्ध क्षेत्र भी है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों का इसका आंसर होगा ओडिशा में। ठीक है। कहाँ है, उड़ीसा में। यानी कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित है, जो उत्तरी सरकार तट का हिस्सा है। ठीक हो गया। और इन पहाड़ों की जो सर्वोत्तम चोटी महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1510 क्या मीटर। ठीक हो गया। और जो राज्य की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अब चलते हैं हम सीधे, हाँ ये भी याद रखना कि जो इस पहाड़ी क्षेत्र को 1986 में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में नामित किया गया था। ठीक हो गया। इसको कब किया था, 1986 में। मैं लिख लेती हूँ 1986 में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित भी किया गया था। और 2014 में इसे जीवमंडल संरक्षण के रूप में नामित किया गया है। 2014 में इसको क्या कर रखा है, जीवमंडल संरक्षण के रूप में नामित किया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहे हैं कि पूर्ति वक्र यानी कि सप्लाई कर्व पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करता है, वो क्या कहलाता है। तो 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक इवन बिंदु। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहे हैं कि किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ क्या होता है। 57 MRP होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक हो गया। यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। ठीक हो गया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आप लोग देख लेना 57 का आंसर। अब है 58।
क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रखा है कि गिफिन वस्तुओं का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत है। ठीक हो गया, यानी कि 58 का आंसर क्या होगा, बी होगा। यानी कि गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, यानी कि जैसे बाजरा, गुड़ आदि। ठीक हो गया, और जिन पर सामान्य मांग का नियम लागू नहीं होता है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और आय में कमी होने पर इसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। इस विरोधाभास को गिफिन विरोधाभास की संज्ञा प्रदान की गई है और गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या होता है, मजबूत होता है ज़्यादा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाकाहारी। ठीक हो गया, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए मतलब पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 पे है ये, यहाँ पर कुछ 68 जैसा लग रहा है पर ये क्वेश्चन नंबर 60 है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा आपका सी, ज्वार भाटा से प्रभावित तटों पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि मैंग्रोव वन छोटे पेड़ और झाड़ी होती हैं जो समुद्र तट, नदियों के मुहाने पर स्थित ज्वारीय दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। मुख्यतः खारे पानी में इनका विकास होता है। ठीक हो गया, मैंग्रोव वन का विकास कहाँ होता है, खारे पानी में होता है। और जो मैंग्रोव वन के कारण समुद्री ज्वार से तटों को सुरक्षा भी मिलती है और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में सबसे अधिक सघन में मैंग्रोव वन का पाए जाते हैं। तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला है कि वन्य जैव विविधता संस्थान IFB में स्थित है, बताइए। ठीक हो गया, ये कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997, 1997 में इसकी स्थापना हैदराबाद में हुई थी। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणीय केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 62 का आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC भी बोलते हैं इसको, SDSC। ठीक हो गया, इसको सार भी बोला जाता है, SHAR। ठीक हो गया, इसी को सार भी बोलते हैं। और ये इसरो का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र भी है जो आंध्र प्रदेश के कहाँ है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हो रखी है आपकी 1971 में। ठीक हो गया, में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण और प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63। अब क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहे हैं कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में। ठीक हो गया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। और टी बोर्ड भारत सरकार की एक नियामक संस्था है जो चाय के उत्पादन को प्रसंस्कृत और नियंत्रित करती है, चाय के उत्पादन को। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में बोल रहे हैं कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है। ठीक हो गया, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है। तो आपका 64 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक हो गया, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक हो गया, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू आप लोगों का क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक हो गया, तो इस पे क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होता है एंड स्थितिज ऊर्जा होता है आपका पोटेंशियल होता है। आई थिंक मेरे को ये हिंदी के वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। तो फिर इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन के बाद क्या करेंगे, हम RHS में ले जाएंगे गतिज ऊर्जा को, तो माइनस हो जाते हैं। तो वहीं से आपका ये फॉर्मूला निकल के बन जाएगा, आप लोग देख लेना, क्योंकि यहाँ से अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है कि 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग यानी कि वेलोसिटी के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 120 दी है, 120 इक्वल टू हाफ। ठीक हो गया। m आपने क्या करना है, निकालना है, और v आप लोगों को दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड यानी कि वेलोसिटी, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग अगर मैथमेटिक्स वाले हैं तो उनका सॉल्यूशन वो आराम से कर लेंगे। आप लोग देख लेना, यहाँ पर को बिल्कुल भी जगह नहीं हो पा रही है, तो मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। तो 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू m इंटू v²। तो आप लोग सॉल्यूशन कर लेना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 kg। ठीक हो गया। 65 का आंसर क्या है, 15 kg का आप लोगों का आंसर आएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² करके रख लेना और पुट कर लेना, उस पर वैल्यू पुट कर लेना, तो आप लोगों का आंसर ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है लगभग। ठीक हो गया। तो 66 का आंसर कितना है आपका, ऑप्शन है 10.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्राकृतिक रूप से मिलने वाले एक खनिज पदार्थ है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका, MgOH का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र होता है। और जो इसका उपयोग होता है वो शरीर की मांसपेशी और तंत्रिका के फंक्शनल कार्य के रूप में किया जाता है। ठीक हो गया। और इसका मुख्यतः उपयोग पेट की अम्लता, जो पेट में एसिड होता है आपको उसको दूर करने के लिए किया जाता है। एक तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो जा रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछ रखा है कि पौधे की पत्तियों के द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जड़ के बीज और फलों और विभज्योतकों तक। ठीक है, 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पौधों की पत्तियों के द्वारा तैयार भोजन को कहाँ तक, फ्लोएम के माध्यम से पौधे की जड़ों, बीज, फल और विभज्योतक तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम क्या है, एक संवहनीय पौधे में पाए जाने वाला परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करने वाले एक जटिल ऊतक होता है, ऊतक। ठीक हो गया, टीसू बोलते हैं उसे इंग्लिश में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में बात कर रहे हैं कि निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। तो 68 इसका आंसर है, निम्न में से मतलब क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिग्निन। ठीक हो गया, ये क्या करता है, जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला कि निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर संदृढ़ एवं काला पदार्थ है। तो बताइए 69 का आंसर हो जाएगा कोक होगा। ठीक है, कोक कोयले से प्राप्त होने वाले एक कठोर संदृढ़ और काला पदार्थ होता है। कोक का उपयोग धातु कर्म में एक अपचायक कारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोक बनाने वाले चूना पत्थर, चौक या डोलोमाइट के घोल को गर्म करके कार्बन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण बनाया जाता है और कोक का उपयोग ईंधन के रूप में, कांच और ईंट बनाने के लिए और रासायनिक उद्योग में सुखाने वाले एजेंट के रूप में भी किया जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है कि भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। यानी कि भारत के सबसे बड़े जूट उत्पादक राज्य मतलब बहुत सारे हैं, सबसे बड़े कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि क्वेश्चन नंबर 71 में है आपका, किस राज्य ने बेहतर व्यापार सुधारों के लिए बेस्ट अचीवर अवार्ड जीता। तो 71 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 के तहत बेहतर व्यापार सुधारकों के लिए बेस्ट अचीवर का अवार्ड जीता है। अब 72 में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 72 है, किस राज्य ने पहली बार शून्यकाल की परंपरा की शुरुआत की है। तो बताइए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक हो गया, एक मिनट थोड़ा, हाँ, तो हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 72 में। 72 में बोला कि किस राज्य ने पहली बार शून्यकाल की परंपरा की शुरुआत की है।
तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश ने विधानसभा ने पहली बार 4 सितंबर 2024 को अपनी विधायिका कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत की। कब करी? 4 सितंबर 2024। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है आपका। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला कि सितंबर 2024 में नुआखाई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा में। नई फसल के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष ओडिशा में गणेश चतुर्थी के दिन यह महोत्सव बनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसमें लोग अपने पूर्वज और इष्ट देवताओं को नई फसल अर्पित करते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला है कि सितंबर 2024 में युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। यानी कि युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच, और 2024 में इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड में रेंज में किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 75, और 75 में लिखा है कि सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा है? ठीक हो गया, तो 75 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल। सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा है? नेपाल है, जो संवाद सदस्य पराग्वे है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? इसके हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये हो गए जीके के 35 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन कल मैंने सीडीपी के करा लिए थे। अब 76 से चलेंगे उत्तराखंड के क्वेश्चन 105 तक का, फिर आएंगे मैथ्स रीजनिंग, उसके बाद फिर आएगी लास्ट में हिंदी, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट का ये पार्ट 2 है। और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो रखी है थोड़ा बहुत बोलने में, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और मैं ऐसे ही अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी, प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखूंगी। उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।